बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में जहाँ पे हम पहले लेक्चर को देख चुके हैं, आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आर्क लेंथ की बात करेंगे, आर्क की बात करेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 में इस्तेमाल होने वाला जो फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मेरे पास पहली डेफिनेशन है आर्क ऑफ अ सर्कल। एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अगर आपको कोई सर्कल दिया गया है, उस सर्कल का कोई सा भी हिस्सा, एनी पार्ट, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज द आर्क। आप उसे आर्क का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहां से दिस इज आल्सो एन आर्क, दिस इज आल्सो एन आर्क, ये तमाम की तमाम दीज आर ऑल द पोर्शंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसको हम आर्क का नाम देते हैं। सेम एज नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ सर्कल की। अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को, लाइन सेगमेंट को जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करें, उसको हम कॉर्ड का नाम देते हैं। अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का वो हिस्सा जो मुश्तमिल होता है एक आर्क पर और एक कॉर्ड पर, तो उसको हम सेगमेंट ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पूरा एक सर्कल है और ये मेरे पास कोई एक आर्क है, ये जो ब्लू एरिया है ये एक आर्क है। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आर्क है और ये मेरे पास एक कार्ड है। कार्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट को कहते हैं जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, ये कार्ड है। और ऐसा हिस्सा, सर्कल का वो हिस्सा जो आर्क और कार्ड पर मुश्तमिल हो, उसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। और फिर इसी से मिलती जुलती नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, उसको हम बात करते हैं सेक्टर का नाम देते हैं। A part of circle bounded by two radii and an arc is called sector of circle। के सर्कल का वो हिस्सा जो मुश्तमिल हो दो रेडियस पे, रेडियस की जमा होती है रेडियाई, एक से ज्यादा का रेडियस हो जाए तो एंड एन आर्क, और एक आर्क पर मुश्तमिल हो, उसको सेक्टर ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ही सर्कल है, उसका रेडियस है मेरे पास यहाँ पे ये रेडियस है, रेडियस 1, और नेक्स्ट ये रेडियस है, 2 रेडियस है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का फासला ये रेडियस कहलाता है और ये एक आर्क है। तो सर्कल का वो हिस्सा जो रेडियस और आर्क पर मुश्तमिल हो, उसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम इन चीजों को कहाँ पे देख चुके हैं, कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, जब आप ब्रेड का एक लुकमा तोड़ते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, तो वो आपके पास आर्क ही है। सेम एज इज आप अक्सर शादी ब्याह पे जब जाते हैं तो आप ब्रेड को इस तरह से कट कर देते हैं 3-4 पोर्शन में, तो दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। जब आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आप या पिज्जा एंजॉय करने जाते हैं तो उसकी स्लाइसेस को जब आप कट करते हैं उसकी शेप इस तरह से ही होती है। एक्चुअली हम रोजमर्रा जिंदगी में आर्क, सेगमेंट और सेक्टर को खा भी चुके हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये मेरे पास L इज इक्वल टू आर थीटा है, ये एक सेक्टर से रेडियस के पीछे थ्योरी है। लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा जो है ये आपके पास एंगल है। तो इसमें एल और आर का यूनिट दोनों का सेम ही होगा किसी भी क्वेश्चन में, या जब भी इसका आंसर लिखा जाएगा जो एल का यूनिट होगा वही आर का यूनिट होगा। लेकिन थीटा के ऊपर शर्त है ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में दिया गया होगा तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा इस तरह के किसी क्वेश्चन से वास्ता नहीं पड़ता कि एंगल रेडियन के अलावा दिया गया और हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ा। ये जब हम एफएससी में जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो वहां जाके इसका इस्तेमाल आएगा, लेकिन शर्त यह है कि थीटा हमेशा रेडियन में ही होगा, एल और आर जिसमें भी हो, लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में भी होगा। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आपको लेंथ और रेडियस दिए गए और आपने एंगल फाइंड करना है।
तो इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया, एल की वैल्यू है 4.5 मीटर, आर की वैल्यू है 2.5 मीटर और हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा फाइंड करना है तो थीटा के साथ आर मल्टीपल हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, एल की वैल्यू 4.5 और आर की वैल्यू मेरे पास 2.5, सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1.5, 1.8 और थीटा का यूनिट है रेडियन ही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। हमें दिया गया है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल और थीटा इस वक्त आपको दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है जी। गिवन दैट एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1.4 रेडियन। टू फाइंड, हमने रेडियस फाइंड करना है तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर सॉरी आर फाइंड करना है तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और थीटा मेरे पास 1.4 देता है, आर इज इक्वल टू 4 ओवर 1/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो आर इज इक्वल देता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 16। मैंने पहले कहा था कि एल और आर का यूनिट सेम होगा, एल का यूनिट सेंटीमीटर है तो लिहाजा आर का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट मेरे पास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक कोई दायरा दिया गया, सर्कल है जिसका रेडियस बता दिया गया, आर की वैल्यू 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग पॉइंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल। कोई सर्कल के ऊपर पॉइंट है वो मूव कर रहा है ऑन द सर्कल, इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर वो पॉइंट वो सर्कल के अंदर 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो ये वैल्यू हमें ज़बानी याद रखनी होगी कि ये एक्चुअली 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये रिजल्ट हमें याद रखना होगा। बुक में दिया गया हिंट में कि 3.5 रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन, लेकिन हमें ये वैल्यू ज़बानी याद रखनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास आर की वैल्यू है 10 मीटर, एंगल थीटा दिया गया 3.5 रेवोल्यूशन और दैट इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन। अब चाहे तो इधर ही पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसको आगे लेके चलते हैं। फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल की बात करनी है तो टोटल फासला जो है हम वो डिस्टेंस एस जो है एक्चुअली एल के बराबर है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर 10 के बराबर है और थीटा मेरे पास 7 पाई के बराबर है दैट इज इक्वल टू 70 पाई और पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 तो आपके पास आंसर आता है 220। एल का आर का यूनिट मीटर था तो लिहाजा एल का यूनिट भी मीटर ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड एक आखिर में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो आप उसका रिप्लाई क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो वो अक्सर एंट्री टेस्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं, या जब आप ISSB के एग्जाम्स में अपेयर होते हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो ये सवाल वहां पे अक्सर पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट हम यहीं से लेंगे। सवाल ये दिया गया है कि मेरे पास व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। ये आपके पास वॉच है, बताया गया कि जब 3 बज रहे होंगे तो इन दो जो है आपके पास मिनट और आवर्स के ये जो है सोए हैं इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा बिटवीन दी हैंड्स ऑफ क्लॉक। दीज आर टू हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो जब 3 बज रहे होंगे तो एंगल कितना होगा इन दोनों के दरमियान। सेम एज इट इज आप इससे फिर ड्राइव कर सकते हैं कि जब 2 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये बज रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि एंगल कितना बन रहा होगा इनके दरमियान। तो सबसे पहले हम अगर गौर करें तो ये जो क्लॉक है, ये वॉच है, ये एक सर्कुलर शेप में और एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल 360 डिग्री बनना होता है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमने इस पूरे क्लॉक को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इट मींस टोटल डिवीजन आवाज जो है वो 12 है और टोटल ये एक सर्कल है और एक सर्कल 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्री एंगल है और 12 डिवीजन, इट मींस के 12 डिवीजन टोटल एंगल बना रही है 360 डिग्री। और 1 डिवीजन यानी कि अगर 3 की बात करें, 3 पे कितना एंगल बनेगा, 2 पे कितना बनेगा, 1 पे कितना बनेगा, 4 पे कितना बनेगा। तो 1 डिवीजन कितना एंगल बनाएगी,
तो एंगल बिटवीन ईच कंसेक्टिव डिवीजन वो 30 डिग्री बनेगा, यानी 12 और 1 के दरमियान 30 डिग्री, यानी कि जब 1 बज रहा होगा, जब 2 बज रहे होंगे, यानी कि आपके पास हर दो कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हर दो कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमने बात ये करनी है कि जब 3 बज रहे होंगे, तो जब 3 बज रहे होंगे तो उस वक्त एंगल होगा, आप करेंगे क्या, अगर हम गौर से देखें, यहां से लेके यहां तक ये भी 30, यहां से लेके यहां तक ये भी 30 और यहां से लेके यहां तक ये भी 30, यानी टोटल एंगल जो 3 पे बन रहा है, 3 बजे बन रहा है, जब 3 बज रहे हैं तो इन दो सोइयों के दरमियान बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, जो कि डायग्राम से भी क्लियर है और हमने यहाँ पे इसको प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म से कि जब 3 बज रहे होंगे तो इन हैंड्स ऑफ क्लॉक के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। अब अगर 4 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 30 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 120 देगा। जब 5 बज रहे होंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5, और जब 6 बज रहे होंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 6। तो क्योंकि हमारा सवाल था कि 3 बज रहे होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। असाइनमेंट मेरी ये है कि जब 3:30 बज रहे होंगे, 3:30 3:30 होंगे, तब इन हैंड्स ऑफ क्लॉक के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा। ये असाइनमेंट है आपकी, इस पे सोचें और मुझे इसका जवाब दें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान 3 सवाल आते हैं, इनको हल करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनकी असाइनमेंट बनाएं और इसे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।